प्रकरण तीसरा, राणा जंग बहादुर। नेपाल के राणा जंग बहादुर उन मौका महल समझने वाले दूरदर्शी और बुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों और जातियों को पारस्परिक कलह और संघर्ष के गढ़ से निकालकर उन्हें उन्नति के पथ पर लगा देते हैं। वह 19वीं सदी के आरंभ में उत्पन्न हुए और यह वह समय था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश सत्ता बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी। दिल्ली का चिराग गुल हो चुका था। मराठे ब्रिटिश शक्ति का लोहा मान चुके थे और केवल पंजाब का वह भाग जो महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में था उसके प्रभाव से बचा था। नेपाल भी अंग्रेजी तलवार का मजा चख चुका था और सुगौली की संधि के अनुसार अपने राज्य का एक भाग अंग्रेजी सरकार के नज़र कर चुका था। वही भाग जो अब कुमायूं की कमिश्नरी कहलाता है। ऐसे नाजुक वक्त में जब देसी राज्य कुछ तो गृह युद्धों और कुछ अपनी कमजोरियों के शिकार होते जाते थे, नेपाल की भी वही गति होती, क्योंकि उस समय वहाँ की भीतरी अवस्था कुछ ऐसी ही थी जैसे दिल्ली की सैयद बंधुओं के समय में या पंजाब की रणजीत सिंह के निधन के बाद हुई थी। पर राणा जंग बहादुर ने इस नाजुक अवधि में नेपाल के शासन प्रबंध की बागडोर अपने हाथ में ली और गृह कलह तथा प्रबंध दोषों को मिटाकर सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया। इसमें संदेह नहीं कि इस काम में वहाँ सदा न्याय और सत्य पर नहीं रह सके। अक्सर उन्हें चालबाजियों, साजिशों, यहाँ तक कि गुप्त हत्याओं तक का सहारा लेना पड़ता था, पर संभवतः इस परिस्थिति में वही नीति उपयुक्त थी। नेपाल की अवस्था उस समय ऐसी ही हो गई थी जब मानवता, सहनशीलता अथवा क्षमा दुर्बलता मानी जाती है और जब भय और त्रास ही एकमात्र ऐसा साधन रह जाता है जो उत्पातियों और सिरफिरों को काबू में रख सके। पंजाब के अंतिम काज में जंग बहादुर जैसा उपाय कुशल और हिम्मत वाला कोई आदमी वहाँ होता तो शायद उसका अंत इतनी आसानी से न हो सकता। जंग बहादुर को नेपाल का बिस्मार्क कह सकते हैं। नेपाल राज्य की नींव 16वीं शताब्दी में पड़ी। अकबर के हाथों चित्तौड़ के तबाह होने के बाद राणा वंश के कुछ लोग शांति की तलाश में यहाँ पहुँचे और यहाँ के कमजोर राजा को अपनी जगह उनके लिए खाली कर देनी पड़ी। तब से वही घराना राज्यारूढ़ है, पर धीरे धीरे स्थिति ने कुछ ऐसा रूप प्राप्त कर लिया कि राज्य के कर्ता हर्ता प्रधानमंत्री या अमात्य हो गए। मंत्री जो चाहते थे करते थे। राजा केवल बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र रखने का एक धन मात्र था। मंत्रियों के भी दो वर्ग थे, एक पांडे का, दूसरा थापा का, और दोनों में सदा संघर्ष होता रहता था। जब पांडे लोग अधिकारूढ़ होते तो थापा घराने को मिटाने में कोई बात उठा न रखी जाती, और इसी प्रकार अब थापा लोग अधिकारी होते तो पांडे वंश वाली की जान के लाले पड़ जाते। जंग बहादुर यों तो राजकुल के थे, पर उनकी रिश्तेदारियां अधिकतर थापा घराने में थी। जब वह उस समय की प्रचलित पढ़ाई पूरी कर चुके तो उन्हें एक ऊंची पद प्राप्त हुआ। उस समय थापा कुल अधिकारूढ़ था और भीमसेन थापा अमात्य थे। महाराज ने मंत्री की बढ़ती हुई शक्ति से डरकर उन्हें एक झूठे अभियोग में कैद कर दिया। भीमसेन ने जेल खाने में ही आत्महत्या कर ली। उनके मरते ही उनके कुटुंबिया और संबंधियों पर आफत आ गई। उनका भतीजा जनरल मोतबर सिंह भागकर हिंदुस्तान चला आया। जंग बहादुर और उनके पिता भी पदच्युत कर दिए गए। यह बात सन 1837 ईस्वी सन की है। उस समय जंग बहादुर 21 साल के थे। पद का चार्ज ले लिए जाने के बाद वह भागकर बनारस आए और यहाँ 2 साल तक इधर उधर मारे मारे फिरते रहे। अंत में जब कहीं आश्रय न दिखाई दिया तो 1849 में ईस्वी सन में फिर नेपाल गए। तब तक वहाँ थापा लोगों के विरुद्ध भड़की हुई क्रोधाग्नि ठंडी हो चुकी थी और जंग बहादुर को किसी ने रोक टोक न की। यहाँ इन्हें अपना शौर्य साहस दिखाने के कुछ ऐसे मौके मिले कि महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें बहाल कर दिया। अब कि वह युवराज सुरेंद्र विक्रम मुसाहब बना दिए गए, पर जंग बहादुर के लिए यह नौकरी बहुत ही भयावह सिद्ध हुई। युवराज सुरेंद्र विक्रम एक जक्की, कमजोर दिमाग का विक्षिप्त नवयुवक था और उसे क्रूरता के दृश्य देखने की सनक थी। अपने मुसाहबों से ऐसे ऐसे कामों की फरमाइश करता कि उनकी जान पर ही आ बीतती। जंग बहादुर को भी कई बार इन जानलेवा परीक्षाओं में पड़ना पड़ा, पर हर बार वह कुछ तो अपने सैनिक उचित अभ्यास और कुछ सौभाग्य की सहायता से बच गए। एक बार उन्हें ऊंचे पुल पर से नीचे तूफानी पहाड़ी नदी में कूदना पड़ा। इसी प्रकार एक बार उन्हें एक ऐसे गहरे कुएं में कूदने का हुक्म हुआ जिसमें उन भैंसों की हड्डियां जमा की जाती थी जो विशेष पर्व उत्सव में बलि किए जाते थे। इन दोनों कठिन परीक्षाओं में अपनी मौत के खेलने वाली हिम्मत की बदौलत वे उत्तीर्ण हो गए। कुशल हुई कि उन्हें इस नौकरी पर केवल 1 साल रहना पड़ा।
1841 ईस्वी सन में उनके पिता की मृत्यु हुई और वह महाराज राजेंद्र विक्रम के अंगरक्षक डिगार्ड नियुक्त हुए। युवराज सुरेंद्र विक्रम को क्रूरता का उन्माद दिन दिन बढ़ता गया। दूसरों को एड़ियां रगड़कर मरते देखने में उसे मजा आता था। यहाँ तक कि कई बार उसने अपनी ही रानियों को पालकी समेत नदी में डुबवा दिया। महाराज स्वयं दुर्बल चित्त, अदूरदर्शी, नासमझ आदमी थे। राज्य का प्रबंध बड़ी रानी किया करती थी और उनका दबाव कुछ कुछ युवराज को भी मानना पड़ता था। पर अक्टूबर सन 41 में इस बुद्धिमती रानी का स्वर्गवास हो गया और उसकी आंख मुदते ही नेपाल में अराजकता का युग आरंभ हो गया। सुरेंद्र विक्रम को अब किसी का डर भय न रहा। दिल खोलकर अत्याचार उत्पीड़न आरंभ कर दिया। महाराज में इसकी सामर्थ्य न थी कि इसकी प्रतिबंध कर सके। अधिकारी और प्रजा सबकी नाक में दम हो गया। अंत में इसकी कोशिश होने लगी कि महाराज को अपने अधिकार छोड़ देने को बाध्य किया जाए और शासन की बागडोर छोटी रानी लक्ष्मी देवी के हाथ में दे दी जाए। लक्ष्मी देवी युवराज की सौतेली माँ थी और अपने लड़के रणविक्रम को गादी पर बिठाने के फेर में थी। इसलिए राज्य प्रबंध इनके हाथ में आने से यह आशा की जाती थी कि युवराज का हत्यारापन दूर हो जाएगा। अतः दिसंबर सन 42 में राज्य के प्रमुख अधिकारी और प्रजा के मुखिया, जिनकी संख्या 700 के लगभग थी, एकत्र हुए और सेना के साथ बैंड बजाते हुए महाराज की सेवा में उपस्थित होकर उनसे एक फरमान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार राजकाम महारानी लक्ष्मी देवी को सौंप दिया जाता। महाराज ने पहले तो टाल मटोल से काम लेना चाहा। 1 महीने तक वादों पर टरकाते रहे, पर अंत में उन्हें इस फरमान को स्वीकार कर लेने की सिवा कोई उपाय न दिखाई दिया। रानी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों को बुरा मानती थी और थापा घराने की तर्कदार थी। इसलिए अधिकार पाते ही उन्होंने जनरल मोतबर सिंह को नेपाल बुलाया, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने शिमले में नज़रबंद कर रखा था। वह जब नेपाल पहुंचे तो बड़ी धूम से उनका स्वागत किया गया। अगवानी के लिए सेना भेजी गई, जिसके साथ जंग बहादुर भी थे। मोतबर सिंह मंत्री बनाए गए और पांडे मंत्री को जो जान के डर से हिंदुस्तान भागना पड़ा। इस परिवर्तन में रानी लक्ष्मी देवी का उद्देश्य यह था कि मोतबर सिंह को अपने लड़के रणविक्रम का समर्थक बना ले और युवराज सुरेंद्र विक्रम को धता बताए। पर मोतबर सिंह इतना दुर्बल चित्त और सिद्धांत रहित व्यक्ति न था कि मंत्रित्व या एहसान के बदले में न्याय की हत्या करने को तैयार हो जाए। बड़े बड़े के रहते छोटे राजकुमार का युवराज पद पानी कुल परंपरा के प्रतिकूल था और यद्यपि वह महारानी को साफ जवाब न दे सके, पर इतना यत्न करने लगे कि सुरेंद्र विक्रम के स्वभाव में ऐसा सुधार हो जाए जिससे महाराज को शासन सूत्र उनके हाथ में देने में आगा पीछा करने की कोई गुंजाइश न रहे। पर खुद महाराज का ख्याल उनकी ओर से अच्छा नहीं था। धीरे धीरे महारानी को भी मालूम हो गया कि मोतबर सिंह से कोई आशा रखना बेकार है, अतः वह भी भीतर भीतर उनके खून की प्यासी बन बैठी। बेचारे मोतबर सिंह अब कठिन समस्या में फंसे हुए थे। राजा भी दुश्मन, रानी भी दुश्मन, पर वह अपनी धुन के पक्के थे। एक और युवराज के शिक्षण और सुधार और दूसरी ओर महाराज को सब अधिकार दे देने को तैयार करने के यत्न में लगने के साथ लगे रहे, पर दोनों ही कठिन कार्य थे। क्रूरता जिस मनुष्य को स्वभाव बन गया हो, इसका सुधार दुस्साध्य है और महाराज जैसी अस्थिर चित्त, अदूरदर्शी और अधिकार लोलुप व्यक्ति को हृदय परिवर्तन भी अनहोनी बात है। पर अंत में उनके दोनों यत्न सफल हुए और 13 दिसंबर सन 44 को महाराज ने अपने सब अधिकार युवराज को सौंप दिए और मोतबर सिंह ने यह घोषणा पढ़कर प्रजा को सुनाई। धीरे धीरे मोतबर सिंह का अधिकार और प्रभाव इतना बढ़ा कि राज्य के और सरदार घबराने लगे। स्वेच्छाचारिता का अधिकार के साथ चोली दामन का संबंध है, वह यहाँ भी प्रकट हुआ। मोतबर सिंह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते थे। जंग बहादुर उनके सगे भांजे थे, इसलिए कभी कभी दरबार में भी उनके विरोध की हिम्मत कर बैठते थे। नतीजा यह हुआ कि मामा भांजे में इतना तनातनी हो गई। एक बार किसी मामले में जंग बहादुर के चचेरे भाई देवी बहादुर ने मोतबर सिंह का कस कर विरोध किया और क्रोध के आवेश में महारानी के आचरण पर भी आक्षेप कर बैठे। यह असाधारण अपराध था, इसलिए देवी बहादुर को फांसी की सजा मिली। जंग बहादुर ने अपने भाई के प्राणदान मिलने की सिफारिश के लिए मोतबर सिंह से बड़ी अनुनय विनय की, पर उन्होंने महारानी की आज्ञा में दखल देना मुनासिब न समझा। देवी बहादुर की गर्दन उतार दी गई। रानी लक्ष्मी देवी के आचरण पर देवी बहादुर ने जो आक्षेप किया था वह एक प्रकट रहस्य था। जनाने दरबार की विशेषताओं से उनका दरबार भी रहित न था।
रानीवास क्या था? परिमतान था। सब बूढ़ी लौंडियों निकाल दी गई और उन्हीं जगह सुंदरी युवती स्त्रियां रखी गई थी। उनमें से अनेक महारानी की मुंह लगी थी और राजकाज में वह उन्हीं की सलाह पर चलती थी। इसलिए दरबार में इन लौंडियों का बड़ा प्रभाव था और राज्य के छोटे बड़े सरदार न्याय अन्याय की ओर से आंखें मूंद कर इन परियों में से किसी एक को शीशे में उतारना कर्तव्य समझते थे। इससे उनके बड़े बड़े काम निकलते थे। गगन सिंह नामक सरदार पर महारानी की विशेष कृपा दृष्टि थी। यह बात सबको विविध थी, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि एक शब्द मुंह से निकाल सके। रानी साहिब अधिकतर मामलों में गगन सिंह से ही सलाह लेती थी। उनका उद्देश्य यह था कि उसे मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करे। मोतबर सिंह की ओर से उनका ख्याल पहले ही खराब हो गया था। उस पर से गगन सिंह ने भी मोतबर सिंह के विरुद्ध उनके कान खूब भरे, यहाँ तक कि वह इनके जान की भूखी हो गई। जंग बहादुर को गगन सिंह ने मिला लिया और अंत में उन्हीं के हाथों निवास में मोतबर सिंह कत्ल किए गए। जंग बहादुर के नाम से इस काले धब्बे को छुड़ाना असंभव है। इस लज्जाजनक और कायरता भरे कर्म में स्वार्थ के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं था। क्रोध, प्रतिहिंसा या राज्य का हित यही कारण है जिसने ऐसी हत्याओं का औचित्य दिखाया जा सकता है, पर यहाँ इनमें से एक भी विद्यमान न था। दूसरे को अंग्रेजी मुहावरे में ठंडे खून को कत्ल कहना चाहिए। पद और अधिकार के लोभ से उन्हें अपने सगे मामा की हत्या में भी आगा पीछा न हुआ। मोतबर सिंह की हत्या से देश में हलचल मच गई, पर हत्या करने वाले का पता न चल सका। इधर महारानी का उद्देश्य भी सिद्ध न हुआ। मंत्री पद के दावेदार अकेले गगन सिंह ही नहीं और भी थे। जंग बहादुर इस समय एक सम्मानित सैनिक पद पर आसीन थे। 3 रेजिमेंट खास उन्हीं की भर्ती की हुई थी, जो उनके सिवा और किसी का हुक्म मानना जानती ही न थी। उनके कई भाइयों को भी सेना में ऊंचे पद मिल गए थे, अतः दरबार में उनका खासा प्रभाव स्थापित हो गया था। इस पर मोतबर सिंह के वध का पुरस्कार उनकी दृष्टि से मंत्रित्व के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। फल यह हुआ कि गगन सिंह को सेना के एक पद पर ही संतोष करना पड़ा और मंत्री पद पांडे वंश के सरदार फतेहगंज को दिया गया। पर यह स्थिति अधिक दिन न रह सकी। गगन सिंह महाराज की आंखों में कांटे की तरह खटकता था। वह किसी तरह उसे जहन्नुम भेजना चाहते थे, पर रानी के डर से लाचार थे। आखिर यह जलन न सह गई और उन्हीं के इशारे से एक साजिश हुई जिसमें गगन सिंह को खत्म कर देने का निश्चय हुआ और एक दिन वह अपने मकान पर ही गोली का निशाना बना दिया गया। गगन सिंह का मारा जाना था कि दरबार में मानव प्रलय उपस्थित हो गया। लक्ष्मी देवी इस कांड की सूचना पाते ही रानीवास से बफरी हुई शेरनी की तरह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए निकली और सीधे गगन सिंह के मकान पर चली गई। प्रतिहिंसा की आग उनके हृदय में भड़क उठी। रात को फौजी बिगुल बजा। रानी का उद्देश्य यही था कि सब सरदारों को जमा करके इनमें हत्या करने वाले को ढूंढ निकाले। जंग बहादुर ने बिगुल सुनते ही दुर्घटना की आशंका पर अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया और इसलिए सबसे पहले राजमहल में पहुंच गए। उनकी सेना ने रानीवास को घेर लिया। रानी साहिब घबराई, पर जंग बहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया। धीरे धीरे और सरदार भी जमा हुए और सारा आंगन उन लोगों से भर गया। रानी ने एक सरदार को हत्या का अपराधी बताकर उसके वध की आज्ञा दी। इस पर सरदारों में कानाफूसी होने लगी। एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरे सेना नायकों ने भी अपनी सेनाओं को महल के करीब बुलाना चाहा। आपस में कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगा। जंग बहादुर के एक पहरेदार ने एक सेना नायक को, जो अपनी सेना से मिलने के लिए बाहर जाना चाहता था, कत्ल कर दिया। फिर क्या था, मार काट मच गई। कितने ही सरदार उसी आंगन में तलवार के घाट उतार दिए गए। प्रधानमंत्री न बच सके। अंत में जंग बहादुर की सेना ने शांति स्थापित की है और सरदार लोग अपने अपने स्थान को वापस गए। इस गृह युद्ध ने जंग बहादुर के लिए मैदान साफ कर दिया। उनके प्रतिस्पर्धियों में से कोई बाकी न रहा। 15 सितंबर सन 41 को यह कांड हुआ। दूसरे दिन महारानी ने उन्हें बुलाकर प्रधानमंत्रित्व का अधिकार सौंप दिया। इस प्रकार निबिड़ अंधकार के बाद उनके भाग्य भास्कर का उदय हुआ। पर इस कठिन काल में यह पद जितना ही ऊंचा था, उतना ही भयावह भी था। महाराज को जंग बहादुर का प्रधानमंत्री होना पसंद न था। उनको संदेह था कि इस मारकाट का कारण वही है। रानी भी अपने मतलब में थी। वह जंग बहादुर की सहायता से अपने लड़के को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। इधर गगन सिंह के समर्थक शुभचिंतक भी उनकी जान के ग्राहक हो रहे थे।
जंग बहादुर ने कई महीने तक रानी की आज्ञाओं का बेउज्जल पालन किया, यहाँ तक कि युवराज और उनके भाई को जेल में डाल दिया। यद्यपि इनमें उनकी उद्देश्य यह था कि दोनों भाई रानी के कुचक्रों से सुरक्षित रहे। रानी युवराज की हत्या करना चाहती थी, क्योंकि इसके बिना उनके अपने बेटे के लिए कोई आशा न थी। उन्होंने जंग बहादुर से इशारे में इसकी चर्चा भी की, पर जंग बहादुर बराबर अनजान बने रहे। इशारों से काम न चलते देख रानी ने उनके पास इस आशय का पत्र लिखा। जंग बहादुर ने उसे अपने पास रख लिया और रानी को मुंह तोड़ जवाब लिख भेजा, जिसे पाकर रानी उनसे निराश ही नहीं हो गई, उनकी जान की भी दुश्मन हो गई और उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने लगी। गगन सिंह का लड़का वजीर सिंह इस काम में उनका दाहिना हाथ था। साजिश पूरी हो गई। उसका हर एक सदस्य अपना अपना काम पूरा करने को तैयार हो गया। आपस में कौल करार भी हो गए। कसर इतनी ही थी कि जंग बहादुर रानी साहिब के महल में बुलाए जाए, पर ऐन मौके पर जंग बहादुर की ताड़ने वाली निगाह ने सारी योजना भार ली और भंडा फोड़ हो गया। उन्होंने तुरंत सेना बुलाई और उसे लिए रानी लक्ष्मी देवी के महल पर जा धमके। घातक अपनी धारा में बैठे हुए थे कि जंग बहादुर ने पहुंचकर उन्हें घेर लिया। उन्हें जान बचाने का मौका भी न मिला। कितने ही वही तलवार के घाट उतार दिए गए। रानी साहिब रक्त सने हाथों सहित पकड़ ली गई। उन पर युवराज और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का अभियोग लगाया गया। प्रमाण प्रस्तुत ही थे। रानी को बचने का मौका न मिला। मंत्रिमंडल के सामने यह मामला पेश हुआ और रानी को सदा के लिए नेपाल से निर्वासन का दंड दिया गया। उसके दोनों बेटों ने उसके साथ रहने में ही जान की खैरियत समझी। जंग बहादुर ने इसमें रुकावट न की, बल्कि बड़ी इदारता के साथ रानी साहिब के खर्च के लिए खजाने से 18 लाख रुपया देकर उन्हें विदा किया। इस घटना से प्रकट होता है कि जंग बहादुर कैसे जीवट और कलेजे के राजनीतिज्ञ थे और स्थिति को किस प्रकार अपने अनुकूल बना लेते थे। महारानी लक्ष्मी देवी की शक्ति और प्रभाव को दम भर में मिटा देना कोई आसान काम न था। जिस रानी के भय से सारी नेपाल थरथर कांपता था, उसकी शक्ति को इनकी नीति कुशलता ने देखते देखते धूल में मिला दिया। महाराज बहुत दिनों से काशी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। रानी का देश निकाला हुआ तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। जंग बहादुर ने बहुत समझाया कि इस समय रानी साहिब के साथ आपको जाना उचित नहीं। आपका बुरा चाहने वाले लोग कुछ और ही मानी निकाल सकते हैं। पर महाराज ने हट पकड़ लिया। युवराज सुरेंद्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी स्वीकार किए गए। जंग बहादुर ने यह चतुराई की कि अपने कुछ विश्वासी आदमियों को महाराज के साथ कर दिया, जिससे वह उनकी चेष्टाओं की सूचना देते रहे। महाराज जैसे अव्यवस्थित और अधिकार लोलुप थे, इससे उन्हें डर था कि कहीं वह दृष्टि के बहकाने में न आ जाए, और उनकी आशंका ठीक निकली। काशी में नेपाल के कितने ही खुराफाती निर्वासित सरदार रहते थे। उन्होंने महाराज को उकसाना आरंभ किया कि नेपाल पर चढ़ाई करके जंग बहादुर के शासन को अंत कर दे। महाराज पहले तो इस जाल में न फंसे, पर दिन रात के संग साथ और उकसाने भड़काने ने अंत में अपना असर दिखाया। महाराज को विश्वास हो गया कि जंग बहादुर सचमुच युवराज के नाम पर नेपाल पर खुद राज्य कर रहा है। वह जब नेपाल की ओर लौटे तो दुष्टों का एक दल, जिसमें 600 से कम आदमी न थे, उनके साथ चला। नेपाल की सरहद पर पहुंचकर महाराज सोचने लगे कि अब क्या करना उचित है। महारानी से पत्र व्यवहार हो रहा था और हमले की तैयारी जारी थी। बारियों में मंत्री, सेना नायक, कोषाध्यक्ष सब नियुक्त हो गए। व्यवस्थित रूप से सेना की भर्ती होने लगी। जंग बहादुर के खास आदमियों ने महाराज को बहुत समझाया कि आप इस कार्रवाई से बाज रहे, पर वह धुन में कब किसी को सुनते थे। मुंह पर तो यही कहते थे कि यह सब अफवाहें गलत है, पर भीतर भीतर पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर वहां की हर एक बात की सूचना प्रतिदिन जंग बहादुर को मिलती रही। उनको डर लगा कि कहीं इस उपद्रव को आग सारे नेपाल में न फैल जाए, और उसका उपाय कर देना आवश्यक समझा। उन्होंने सारी सेना और सरदारों को तलब किया और महाराज की छिपी तैयारियों का पूरा हाल सुनाकर राज्य अच्युत कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया। सेना ने उनको अपना अफसर मानने और उनकी आज्ञा पर मरने मारने को तैयार रहने की शपथ ली। महाराज के पास पत्र भेजा गया, जिसमें उन पर राज्य से बागी होकर उस पर चढ़ाई करने का अभियोग लगाया गया था और उनकी जगह युवराज के सिंहासनासीन होने की सूचना दी गई थी। महाराज पत्र पाते ही आग हो गए। सलाहकारों ने उसमें और घी उड़ेल दिया।
2000 जवान भर्ती हो चुके थे। उन्हें काठमांडू पर धावा करने का हुक्म दिया गया। जंग बहादुर ने कुछ रेजिमेंट मुकाबले के लिए भेजी। बागी भगा दिए गए, महाराज नजरचंद कर लिए गए और उन पर कड़ी निगरानी रखने का प्रबंध कर दिया गया। मंत्री पद पाने के दूसरे साल में जंग बहादुर इतने लोकप्रिय हो गए और प्रजा को उन पर इतना भरोसा हो गया कि स्वयं महाराज को भी उनके मुकाबले में हार खानी पड़ी। इस संघर्ष से छुटकारा पाने के बाद जंग बहादुर ने सेना और शासन प्रबंध के सुधारों की ओर ध्यान दिया और प्रजा की कितनी ही पुरानी शिकायतें दूर की। आरंभिक जीवन में उन्हें खुद सरकारी कर्मचारियों से भुगतना पड़ा था और साधारण कष्टों को इन्हें निजी अनुभव था। 3-4 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व में ही वह इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग राजा को भूल गए और उन्हीं को अपना सब कुछ समझने लगे। खासकर सैनिक तो उन पर जान देते थे। इस बीच उनसे पुरानी जलन रखने वाले कुछ आदमियों ने उन्हें कत्ल करने की साजिश की, पर हर बार वे किसी न किसी प्रकार पहले से सावधान हो जाते थे। महाराज सुरेंद्र विक्रम ने राज्य प्रबंध के सब अधिकार उन्हीं के हाथ में दे रखे थे और खुद उसमें बहुत कम दखल देते थे। वही विकृत मस्तिष्क युवराज अब बहुत ही बुद्धिमान और न्यायशील राजा हो गया था। जंग बहादुर अंग्रेजों के साहस, अवसर पहचानने की योग्यता और प्रबंध कुशलता के बड़े प्रशंसक थे और उस देश को देखने की इच्छा रखते थे जहां ऐसी जाति उत्पन्न हो सकती है। अतः मार्च 1840 ईस्वी सन में वह अपने कई संबंधियों और विश्वासी सरदारों के साथ विलायत को रवाना हुए और इंग्लैंड, फ्रांस घूमते हुए 1841 में ईस्वी सन में वापस आए। इंग्लैंड में उनकी खूब आवागमन हुई और उन्हें अंग्रेज समाज को देखने समझने का भरपूर अवसर मिला। इसमें संदेह नहीं कि वह वहां से प्रगतिशीलता, दृष्टि की व्यापकता और सुप्रबंध की बहुमूल्य शिक्षाएं लेकर लौटे। इसी समय से अंग्रेज जाति के साथ नेपाल की भिन्नता हुई और वह आज तक बनी है। उनके विलायत से लौटने के थोड़े ही दिन बाद नेपाल को तिब्बत से लड़ना पड़ा और उनकी मुस्तैदी तथा प्रबंध कुशलता से उसकी जीत पर जीत होती रही। अंत में 1844 में तिब्बत ने विवश होकर नेपाल से सुलह कर ली। इस संधि से नेपाल को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। महाराज ने ऐसे नीति कुशल कार्यक्षम मंत्री के साथ और गाढ़ा संबंध जोड़ने के विचार अपनी लड़की जंग बहादुर के लड़के के साथ ब्याह दी। लगातार कई साल अविराम श्रम करते रहने के कारण जंग बहादुर का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा था। इसलिए 1846 ईस्वी सन में उन्हें प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया। पर नेपाल उन्हें इतनी आसानी से छोड़ न सकता था और देश के प्रभावशाली लोग इकट्ठा होकर उनके पास पहुंचे और इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। ग्रहों तक कि उन्हें महाराज के बदले गद्दी पर बिठाने को भी तैयार हो गए। पर जंग बहादुर ने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने अपने ही हाथों राज सिंहासन पर बैठाया, उससे लड़ने को किसी तरह तैयार नहीं हो सकता। महाराज ने जब उनके इस त्याग की बात सुनी तो प्रसन्न होकर 2 समृद्ध जिले उन्हें सौंप दिए और महाराज की उपाधि भी प्रदान की। जंग बहादुर इन जिलों के स्वाधीन नरेश बना दिए गए और प्रधानमंत्री का पद भी वशगत बना दिया गया। इस अनुग्रह अनुरोध से विवश होकर जंग बहादुर आरोग्य लाभ होते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा विराजे। इस समय हिंदुस्तान में विश्व की आग भड़क उठी। बारियों का बल बढ़ते देख तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने जंग बहादुर से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत ही रेजिमेंट रवाना कर दी और थोड़े समय बाद स्वयं बड़ी सेना लेकर आए। गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, गौड़ा आदि में बारियों के बड़े बड़े दलों को छिन्न भिन्न करते हुए लखनऊ पहुंचे और वहां से बारियों को निकालने में बड़ी मुस्तैदी से अंग्रेज अफसरों की सहायता की। उनकी धाक ऐसी बैठी कि बारी उनका नाम सुनकर थर्रा जाते थे। इस प्रकार विप्लव का दमन करके यह नेपाल वापस गए। पर जब बारियों का एक बड़ा दल आश्रय के लिए नेपाल पहुंचा तो जंग बहादुर ने उनके विवाह के लिए काफ़ी जमीन दे दी। उनकी संतान आज भी तराई में आबाद है। जंग बहादुर ने सन 1876 ईस्वी सन तक राजकाज संभाली और देश में अनेक सुधार किए। जमीन का बंदोबस्त और उत्तराधिकारी विधान का संशोधन उन्हीं की बुद्धिमानी और प्रगतिशीलता के सुफल है। उन्हीं की सुप्रबंध की बदौलत फूट फसाद दूर होकर देश सुखी संपन्न बना। जहां हाकिम की मर्जी ही कानून थी, वहां उन्होंने राज्य के हर विभाग को नियम और व्यवस्था से बांध दिया। जंग बहादुर बहादुर चित्त और नियमनिष्ठ राजनीतिक थे।
इसमें संदेह नहीं कि प्रधानमंत्रित्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने सत्य और न्याय को अपनी नीति नहीं बनाया। फिर भी उनकी मंत्रित्व छात्र नेपाल के इतिहास का उज्जवल अंश है। वह राजपूत थे और राजपूती धर्म को निभाने में गर्व करते थे। सिख राज्य के ह्रास के बाद महारानी चंद्र कुंजर चुनार के किले में नजरबंद की गई, पर वह इस कारावास को सहन न कर सकी और लौंडी के भेष में किले से निकलकर लंबी यात्रा के कष्ट झेलते हुए किसी प्रकार नेपाल पहुंची तथा जंग बहादुर को अपने इस विपदग्रस्त दशा में पहुंचने की सूचना भेजी। जंग बहादुर ने प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत किया, 24,000 रुपया उनके लिए महल बनाने के लिए दिया और 211,000 रुपया माहवार गुजारा बांध दिया। ब्रिटिश रेजिमेंट ने उन्हें अंग्रेज सरकार की नाराजगी का भय दिलाया, पर उन्होंने साफ जवाब दिया कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत शरणागति की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। हाँ, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि रानी चंद्र कुंवर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने पाएगी। रानी चंद्र का महल वहां अभी तक कायम है। जंग बहादुर को शिकार का बेहद शौक था और इसी शिकार की बदौलत एक बार मरने से बचे। उनका निशाना कभी चूकता ही न था। रण विद्या के पूरे पंडित थे, सिपाहियों की बहादुरी की कदर करते थे और इसीलिए नेपाल की सारी सेना उन पर जान देती थी। जंग बहादुर यद्यपि उस युग में उत्पन्न हुए जब हिंदू जाति निरर्थक रूढ़ियों की बेड़ी में जकड़ी हुई थी, पर वह स्वतंत्र तथा प्रगतिशील विचार के व्यक्ति थे। नेपाल में एक नीच जाति के लोग बसते हैं जिन्हें कोची मोची कहते हैं। ऊंची जाति वाले उनसे बहुत बराव बिलगाव रखते हैं। वे कुएं से पानी नहीं भरने पाते। उनके मुखियों ने जब जंग बहादुर से फरियाद की तो उन्होंने एक बड़ी सभा की जिसमें उक्त जाति के लोगों को भी बुलाया और भरी सभा में उनके हाथ को जल पीकर उन्हें सदा के लिए शुद्ध तथा सामाजिक दासत्व और अपमान से मुक्त कर दिया। भारत के बुद्धि भक्तों में कितने ऐसे हैं जो आधी शताब्दी के बीत जाने पर भी किसी अछूत के हाथ से जल ग्रहण करने का साहस कर सके। फिर भी जंग बहादुर उस पश्चिमी प्रकाश से वंचित थे जिस पर हम शिक्षित हिंदुओं को इतना गर्व है, या इसकी यह अर्थ नहीं कि वह खान पान में भी ऐसे ही स्वाधीन थे। इंग्लैंड के प्रवास काल में वह किसी दावत में खाने के लिए शरीक नहीं हुए। वह आवश्यक और अनावश्यक सुधार में भेद करना जानते थे। निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रश्न पर स्वयं महाराज का भी विरोध करने में नहीं चूकते थे। प्रजा को राज कर्मचारियों के उत्पीड़न से बचाने का यत्न करते थे और किसी कर्मचारी को पकड़ पाते तो कड़ी सजा देते थे। सारांश, उस जमाने में राणा जंग बहादुर की दम गनीमत थी। ऐसे राजनीतिज्ञ हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में होते तो संभव है उनमें से कुछ आज भी जीवित होती है। पंजाब, सतारा, नागपुर, अवधे, वर्मा आदि इसी काल में अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित हुए। संभव है कि अंग्रेज सरकार कुछ अधिक सहनशीलता दिखाती तो कदाचित उनका अस्तित्व बना रहता, पर खुद उन राज्यों में ऐसे नैतिज्ञ या शासक न थे जो उन्हें इस भयानक भंवर से सही सलामत निकाले जाते। यद्यपि सारा नेपाल जंग बहादुर पर जान देता था और उनके बल प्रभाव के सामने महाराज भी दब गए थे, फिर भी राज्य के सरदारों के बहुत आग्रह करने पर भी राजा के करने के कामों को उन्होंने सदा अपने मन से दूर रखी। उस काल में भारत के दूसरे राज्यों के कर्णधारों में जैसा संघर्ष और खींचातानी चल रही थी, उसे देखते हुए इस देश के लिए जंग बहादुर की आत्मत्याग इसे कह सकते हैं। 1876 ईस्वी सन के फरवरी महीने में जंग बहादुर शिकार खेलने गए थे। वही ज्वरग्रस्त हुए और साधारण सी बीमारी के बाद 24 फरवरी को इस नश्वर संसार से विदा हो गए।